नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहा हूँ अच्छे होंगे। टॉपिक चल रहा था पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियाँ, जिसके 3 लेक्चर दिए जा चुके हैं। आज चौथा लेक्चर है। चौथे लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा पाठ्यक्रम पर बात करेंगे कि हम कहाँ पहुँचे हैं। तो हम पढ़ रहे हैं पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना। क्या पढ़ रहे हैं? पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना पढ़ रहे हैं। ये टॉपिक क्षेत्र व संकल्पना चल रही है। आज इस टॉपिक को पूरा करने वाले हम। इसके साथ साथ पर्यावरण अध्ययन का महत्व इस संकल्पना के साथ में हम पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ पर्यावरण अध्ययन है क्या एक विषय के रूप में, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं संकल्पना के साथ साथ में। और पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण की समस्याएं क्या क्या है, इस बात की व्याख्या भी हम पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र व संकल्पना में कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध। ये पॉइंट तो हम समझ चुके थे इस एक प्रकार से। आज हम इसमें से देखेंगे कि पर्यावरण अध्ययन का साइंस और सोशल साइंस के बीच क्या क्या रिलेशन है, इंटर रिलेशन क्या क्या है, ये टॉपिक आज हम समझेंगे। और साथ में प्रयास रहेगा कि आज हम ये टॉपिक भी समझ लें, समाकलित पर्यावरण अध्ययन। उसके बाद में अगला टॉपिक हम आएगा शिक्षा के अधिगम सिद्धांत, संकल्पना प्रस्तुतिकरण की उपागम और क्रियाकलाप। उसके बाद में ये छोटे छोटे 2-3 टॉपिक और रहेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र व संकल्पना का अगला बिंदु। देखिए विद्यार्थियों, हमने टॉपिक जब स्टार्ट किया था पर्यावरण अध्ययन की शिक्षण विधियों का, तो हमने कहा था कि हम सबसे पहले पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पना अर्थात कंसेप्ट व स्कोप, इसके ऊपर बात चल रही थी। किसी भी क्षेत्र की जब संकल्पना पढ़ते हैं, किसी भी विषय की संकल्पना पढ़ते हैं, किसी भी व्यक्ति की अगर संकल्पना पढ़नी हो, किसी भी विषय वस्तु की संकल्पना पढ़नी हो, तो हमें चाहिए होता है कि उसका अर्थ क्या है, उसका मतलब क्या है। पर्यावरण अध्ययन का क्या अर्थ था मैंने आपको अच्छे से बताया था। प्राकृतिक पर्यावरण, सामाजिक पर्यावरण, पर्यावरण की परिभाषा वगैरह। विषय के रूप में उसका विकास कैसे हुआ, इसकी बात भी हम कर चुके हैं कि किस तरह से पर्यावरण एक विषय बना। इसके अलावा हमें जानना होता है कि उस विषय के महत्व क्या है, उसकी उद्देश्य क्या है। ये बात भी हम पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। हमें ये जानना होता है कि विशेषताएं क्या है इस सब्जेक्ट की। इसके साथ साथ में इस सब्जेक्ट को पढ़ाने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। तो समस्या क्या रही, विशेषताएं क्या है, ये भी हम देख चुके हैं। और लास्ट में हमें जो जानना है वो है इसका क्षेत्र, कि पर्यावरण अध्ययन का क्षेत्र क्या है, इसका स्कोप क्या है, स्कोप क्या है। ये चीज़ जाननी शेष रह गई थी। बाकी सारी चीज़ें हम कर चुके थे। अर्थ, विषय का विकास, महत्व, उद्देश्य, विशेषताएं और समस्याएं। जैसे ही आपके ये क्षेत्र और संकल्पना पूरी हो जाएगी, आपके करीबन पर्यावरण के काफ़ी कुछ टॉपिक कवर हो जाएंगे। जैसे मैं आपको बता दूं कौन कौन से टॉपिक कवर होंगे। ये अध्ययन, क्षेत्र, संकल्पना एक टॉपिक ये क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा दूसरा पर्यावरण अध्ययन के महत्व ये क्लियर हो जाएगा। तीसरा समाकलित पर्यावरण अध्ययन ये क्लियर हो जाएगा। चौथा आपके ये सामाजिक विज्ञान के साथ अंतर संबंध, ये चौथा टॉपिक छोटा छोटा क्लियर हो जाएगा। और इसके अलावा शिक्षण की समस्याएं, मतलब आपके इस पूरे सिलेबस के 5 पार्ट जो है वो इसके साथ ही क्लियर हो रहे हैं। तो देखिए 4 वीडियोस के अंदर ही, 3 या 4 क्लासेस के अंदर ही ये 5 विषय क्लियर हो रहे हैं। आराम से समझते जाइए। मैंने कहा था लिखते जाइए, साथ में अच्छे से समझते जाइए। 1-2 दिन अगर क्लास नहीं भी आती है तो भी आप इतने ज़्यादा अति उत्सुक ना हो। 2-3 दिन बाद में भी आती है तो भी उसको आप लिखिए, 1-2 दिन अच्छे से समझिए, फिर जब भी अगली क्लास आएगी आराम से देख लीजिए। मैंने आपको बोल दिया है कि नवंबर में सारी क्लासेस जो है शिक्षण विधियों की अच्छे से पूरी हो जाएगी और आपके ये 10 नंबर जो है एक प्रकार से खरे हो जाएंगे, पक्के हो जाएंगे, ताकि
आपको एक प्रकार से इसका भय भी है वो भी खत्म हो जाएगा। तो आप धैर्य रखिए, आराम से पढ़िए। साथ साथ में कुछ बच्चे कहते हैं सर रेगुलर दे दो, रेगुलर ही दे रहा हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन आपकी क्लास आ रही है। अब 2 विषयों की शिक्षण विधियाँ पढ़ाने वाला मैं अकेला हूँ, तो निश्चित रूप से 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के आएगी, बट आ तो रही है। 4थी क्लास है आज ये एनवायरनमेंट की L1 की, और 3 क्लासें ऑलरेडी हम दे चुके हैं सामाजिक L2 की भी, तो धीरे धीरे आएगी। आप मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, क्योंकि जो चीज़ें समय लेती हैं तो उसका कंटेंट भी अच्छा होता है। तो वापस मैं इस बात पे आ रहा हूँ, आज हम पढ़ेंगे इसका क्षेत्र के बारे में, इसके स्कोप के बारे में। देखो, जब बात स्कोप की आती है, जब किसी भी क्षेत्र के स्कोप के बारे में हम पढ़ते हैं, जब हम किसी भी विषय का स्कोप क्या है, जब हम कभी बार MA करते हैं या BA करते हैं या किसी भी जगह एडमिशन लेते हैं, तो हम सीधा पूछते हैं कि इसका स्कोप क्या है, कि मैं किस विषय में, मेरे पास कई ऐसे प्रश्न आते हैं स्टूडेंट के कि सर मैं किस विषय में MA करूं कि उसका स्कोप है। अब उस स्कोप में, इस स्कोप में थोड़ा सा फर्क रहेगा। क्या फर्क रहेगा? उस स्कोप का मतलब ये है कि ये विषय पढ़ने के बाद मुझे कहाँ का अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब मैं जैसे MA इन हिस्ट्री कर लेता हूँ तो मुझे कहाँ अवसर मिलेगा, कैसा अवसर मिलेगा। अगर मैं MA इन इकोनॉमिक्स कर लेता हूँ तो मुझे कैसा अवसर मिलेगा, कहाँ अवसर मिलेंगे, अलग क्या है मिलेगा। तो कहने का मतलब होता है कि हर विषय का अपना एक स्कोप होता है कि उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी छुपी हुई है। उसी प्रकार से पर्यावरण का भी अपना एक स्कोप है। इसका क्या स्कोप है? देखो, स्कोप का मतलब क्या होता है पहले तो ये समझिए। इसका अपन 2 चीज़ों में इसका मतलब निकाल सकते हैं, 2 एंगल से इसका मतलब निकाल सकते हैं। पहला कि अवसर क्या है। अवसर क्या है मतलब ये हुआ कि इसको पढ़ने के बाद मुझे कहाँ कहाँ मौके मिल सकते हैं, कहाँ कहाँ मुझे सेवा का मौका मिल सकता है, कहाँ कहाँ मैं योग्य ठहरूंगा। मतलब ये हुआ कि अवसर क्या है, इसको पढ़ने के बाद क्या अवसर है। किसी ने बहुत ज़्यादा पर्यावरण पढ़ ली, तो वो पर्यावरण पढ़ने के बाद वो किस जगह जाएगा, उसको कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। एक तो ये होता है। दूसरा क्या होता है कि किसी भी विषय को किस स्तर का पढ़ाया जाए, किस स्तर का पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए, क्या पढ़ाया जाए उसको। मतलब क्या हुआ कि किसी भी विषय को किस लेवल तक पढ़ाए। जैसे मान लो कि इतिहास है या फिजिक्स है या कोई केमिस्ट्री है, आप या यूं कहिए बेसिक साइंस ले लो। आप 5वीं 6ठी क्लास में देखोगे तो वो इतिहास का टॉपिक है। महाराणा प्रताप को ही ले लो, जो 5वीं 6ठी क्लास में, जो महाराणा प्रताप 6ठी क्लास में भी है। आगे जैसे जैसे जाओगे महाराणा प्रताप MA तक आ जाएंगे। लेकिन बात यह है कि उसमें कंटेंट बढ़ता जाता है। मतलब ये हुआ कि किस स्तर का विषय पढ़ाया जाना चाहिए, उसका स्तर क्या हो। तो पर्यावरण के क्षेत्र में ये भी बात होती है कि किसी पर्यावरण ही नहीं बल्कि हर विषय में ये देखा जाता है कि किस विषय को किस स्तर तक पढ़ाया जाए और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाए। ये भी एक प्रकार से इसका स्कोप होता है। तो स्कोप सामान्य भाषा में इसका मतलब होता है कि इसको पढ़ने के बाद हमें क्या अवसर मिलेंगे, क्या मौके मिलेंगे। और दूसरा सैद्धांतिक अर्थ देखें इसका, तो उसका स्कोप का मतलब ये होता है कि किसी विषय को किस स्तर तक पढ़ाया जाए और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाए। ये सारी बातें जो होती है वो स्कोप में शामिल होती है। अब देखिए, ये तो है सामान्य शब्दों में, जिसका परीक्षाओं में कोई एक प्रकार से कोई रोल नहीं है। एग्जाम में कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि अवसर क्या है, मौका क्या है, कोई मतलब नहीं है। एग्जाम में क्या चीज़ पूछी जाती है, एग्जाम में आ जाता है इस जगह पे कि किस स्तर का पढ़ाया जाए और क्या पढ़ाया जाए। ये होता है किसी भी विषय का स्कोप। पर्यावरण के अंदर क्या पढ़ाया जाए और पर्यावरण को किस स्तर का पढ़ाया जाए, प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल पर, ये उसका क्या होता है, ये उसका क्षेत्र है। तो पर्यावरण का क्षेत्र है मतलब इसमें आप 2 चीजें देखोगे कि किस स्तर का पढ़ाना है पर्यावरण को और पर्यावरण के अंदर क्या क्या पढ़ाना है। ये 2 बातें, इन 2 बातों का जवाब हमें जो देता है प्रश्न, उसको हम कहते हैं स्कोप। क्या कहते हैं? इसको हम स्कोप बोलते हैं, इसको हम क्षेत्र बोलते हैं कि पर्यावरण को किस स्तर का पढ़ाया जाना है और पर्यावरण के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाना है। इन दो बातों का जवाब ही क्या कहलाता है, इसका स्कोप कहलाता है, पर्यावरण का स्कोप कहलाता है। अब किस स्तर का पढ़ाया जाना है, ये तो सर्वविदित है कि हमेशा नीचे के लेवल पर सामान्य स्तर ही बताया जाता है।
नीचे के लेवल पर हमेशा सामान्य स्तर ही बताया जाता है और अपर लेवल पर जाते हैं तो थोड़ा सा गहरा स्तर बताते जाते हैं और आगे जैसे जैसे जाओगे तो पीएचडी तक जाते जाते अत्यंत गहरी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं। अब बात करते हैं कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए, क्या पढ़ाया जाए पर्यावरण के अंदर। तो इस प्रश्न का जवाब अगर अपन तलाशते हैं तो उत्तर निकलता है कि पर्यावरण में क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण के अंदर क्या क्या पढ़ाया जा रहा है। पर्यावरण में विज्ञान भी शामिल होता है और पर्यावरण में कला वर्ग भी शामिल होता है। इसको अपन सामाजिक भी लिख लेते हैं। तो विज्ञान भी होता है और सामाजिक भी होता है। अब देखिए सामाजिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि कला वर्ग के विषय समाज के विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हैं। समाज का राजनीतिक पहलू है तो राजनीति शास्त्र, समाज का ऐतिहासिक पहलू है तो इतिहास, समाज खुद है तो समाजशास्त्र, समाज का आर्थिक पहलू है तो अर्थशास्त्र, समाज का एक प्रकार से दार्शनिक पहलू है तो दर्शन शास्त्र। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हम कला वर्ग के कोष्ठ में सामाजिक इसलिए लिख रहे हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब विज्ञान वर्ग के विषय भी पढ़ाए जाते हैं और कला वर्ग के विषय भी पर्यावरण के अंदर पढ़ाए जाते हैं। दोनों का मिश्रित रूप जो है वो कहलाता है हमारे लिए पर्यावरण। आपको अच्छे से पता होगा, मैंने बताया भी था आपको कि एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, कौन से एनसीएफ में पर्यावरण में ये दोनों अलग से न पढ़ा के एक किया गया था, किसमें समाकलित किया गया, किसमें एकीकृत किया गया था। आप पिछले वीडियोज में इन प्रश्नों का उत्तर तलाश सकते हो। अब देखिए, तो पर्यावरण में विज्ञान भी पढ़ाया जाता है और कला वर्ग भी पढ़ाया जाता है। ये इसका क्षेत्र है, ये पर्यावरण का स्कोप है, विज्ञान और कला। कला में क्या पढ़ाया जाता है वो मैं आगे बात कर रहा हूँ, विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है इसकी भी मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे ये दो टॉपिक क्लियर हो रहे हैं। कौन से, कि पर्यावरण का क्षेत्र, पर्यावरण का क्षेत्र क्या है। तो आप कहोगे इसमें विज्ञान वर्ग भी पढ़ाया जाता है, इसमें कला वर्ग भी पढ़ाया जाता है, साथ साथ में ऐसी बात नहीं, इसमें समसामयिक भी पढ़ाई जाती है, करंट अफेयर भी पढ़ाया जाता है कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या घटनाएं हो रही है, ये भी पढ़ाया जाता है। इसके अलावा इसमें कई नेचुरल साइंस, प्राकृतिक विज्ञान भी पढ़ाए जाते हैं। तो प्राकृतिक विज्ञानों को तो हम इधर कला में और इसमें साइंस में ले सकते हैं, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। अब देखिए, ये तो है इसका पूरा का पूरा क्षेत्र। अब इसके साथ में एक टॉपिक और भी क्लियर हो रहा है, वो दूसरा टॉपिक ये हो रहा है कि पर्यावरण का विज्ञान व सामाजिक के विषयों के साथ संबंध, सामाजिक विषयों के साथ अंतर संबंध, ये टॉपिक भी तैयार हो रहा है। तो अब देखिए, अगर आप वापस सिलेबस पे जाते हैं तो आप यहां पाओगे कि विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के साथ पर्यावरण का अंतर संबंध, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के साथ पर्यावरण का अंतर संबंध। अब देखिए, विज्ञान व सामाजिक विज्ञान के साथ पर्यावरण का अंतर संबंध, ये टॉपिक तैयार हो रहा है और ये क्षेत्र भी तैयार हो रहा है। दो टॉपिक एक साथ तैयार हो रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, अच्छे से समझते जाना। मैं पॉइंट टू पॉइंट उसको समझाता हूँ। तो पर्यावरण का स्कोप क्या है, तो पर्यावरण का स्कोप का मतलब ये हुआ कि इस विषय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं और किस स्तर के पढ़ाए जाते हैं, दोनों चीजें समझना। तो कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं, तो हम कहेंगे विज्ञान वर्ग के विषय भी पढ़ाए जाते हैं और कला संवर्ग अर्थात सामाजिक वर्ग के विषय भी इसमें पढ़ाए जाते हैं। अच्छा, अब बात ये आती है, मैं इसको मिटा रहा हूं यहाँ पे। अब बात ये आती है कि कला वर्ग में कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। कला वर्ग में देखो, इतिहास पढ़ाया जाता है। इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, अगर आपसे पूछे कि बच्चों को इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है, तो उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, उनको अपने गौरवपूर्ण अतीत के बारे में बताता, किसके बारे में बताना, गौरवपूर्ण अतीत के बारे में बताना कि हमारा अतीत किस प्रकार से विज्ञान, साहित्य के क्षेत्र में और कला के क्षेत्र में कितना प्रभावशाली रहा है, कितना महत्वपूर्ण रहा है, ये बच्चों को बताना। साथ साथ में ये भी बताना कि इतिहास में हमने क्या गलतियां की थी जो हमें आगे नहीं करनी है। साथ साथ में ये भी बताना कि इतिहास में हमने क्या क्या, इतिहास से हम सीख सकते हैं जिसका भविष्य में हम उपयोग करें, इन गलतियों से बचें और सीख का
क्या सीख ले सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम इतिहास से सीख सकते हैं। इसलिए पर्यावरण में इतिहास पढ़ाया जाता है। इसके अलावा क्या पढ़ाया जाता है? इसके अलावा पॉलिटी पढ़ाया जाता है। पॉलिटी मतलब राजनीति शास्त्र पढ़ाया जाता है। अच्छा, इतिहास में इसके साथ साथ हम अपनी संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं। किसके बारे में? संस्कृति के बारे में भी जान सकते हैं, हमारे गौरवपूर्ण अतीत के बारे में जान सकते हैं, हम गलतियों से शिक्षा ले सकते हैं, खूबियों के बारे में भी जान सकते हैं। इसके अलावा हमें पॉलिटी पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? ताकि हमारे अंदर राजनीतिक मूल्यों का विकास हो। राजनीतिक मूल्यों का मतलब क्या होता है? राजनीतिक मूल्यों का मतलब होता है कि वो एथिक्स जो हमें अपनाने चाहिए जीवन में। राजनीति का जैसे अपराधों से दूर रहना, ऐसे जैसे भी जब भी वोट वगैरह दिए जाते हैं तो ऐसे प्रलोभन से दूर रहना, तो ऐसे एथिक्स डेवलप होते हैं। साथ में क्या होता है? हम हमारे अधिकार और कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। किसके प्रति? अधिकार व कर्तव्यों के प्रति जागरूक होते हैं। इसके अलावा क्या होता है? इसके अलावा जब हम पॉलिटी के बारे में जानेंगे तो संवैधानिक मूल्यों का भी विकास होगा। हम संविधान का सम्मान करेंगे, और जो नागरिक संविधानों का सम्मान करता है, जो संविधान के नियमों का पालन करता है, वैसे नागरिक जो है वो हमेशा राष्ट्रभक्त नागरिक होते हैं, जो कभी भी राष्ट्र की परंपराओं के खिलाफ नहीं जाते। पॉलिटी इसलिए पढ़ाई जाती है। हमें अर्थशास्त्र भी पढ़ाई जाती है। क्या पढ़ाई जाती है? अर्थशास्त्र भी पर्यावरण में पढ़ाई जाती है। क्यों पढ़ाई जाती है? तो आप कह सकते हो कि इससे हमें क्या पता चलता है कि देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है। देश की अर्थव्यवस्था कैसे चलती है, इस व्यवस्था कैसे चलती है, साथ साथ में देश की अर्थव्यवस्था के प्रमुख जो आधार है, चाहे वो उद्योग धंधे हो, चाहे वो आपके कृषि हो, चाहे वो आपके सेवा क्षेत्र हो, ये सारी चीज़ें पता चलती है। साथ साथ में उपभोक्ता की जागृति कैसे हो सकती है, उपभोक्ता कहाँ कहाँ पिटता है, उपभोक्ता अपने अधिकारों को लेकर कैसे सजग हो सकता है, इन चीज़ों का भी पता चलता है। साथ साथ में कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ क्या होती है, सहकारी समितियाँ होती क्या है, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, इन चीज़ों की जानकारी भी हमें अर्थशास्त्र पढ़ने से होती है। अर्थशास्त्र के साथ साथ में हमें और क्या पढ़ाया जाता है? तो हम कह सकते हैं कि समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है? क्योंकि समाजशास्त्र पढ़ने से हम समाज की विभिन्न समस्याओं से परिचित होंगे। समाज समस्याओं से जब परिचित होंगे तो निश्चित रूप से हम उन समस्याओं से दूर रहेंगे और समस्याओं को दूर करने का प्रयास ही करेंगे, समस्याओं को बढ़ावा नहीं देंगे। साथ साथ में विभिन्न प्रकार की सामाजिक कुरीतियाँ जितनी भी हैं, कुरीतियों से हम बच के रहेंगे। विभिन्न प्रकार के सामाजिक दुर्व्यवहार जो है वो हम नहीं करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है ये की जाती है, बच्चों को पढ़ाई जाती है, ताकि बच्चा एक प्रकार से समाज के प्रति भी संवेदनशील हो। तो इतिहास पढ़ाया जाता है, पॉलिटी पढ़ाई जाती है, अर्थशास्त्र पढ़ाया जाता है, समाजशास्त्र पढ़ाया जाता है। इसके अलावा भूगोल भी पढ़ाया जाता है। क्या पढ़ाया जाता है? भूगोल भी पढ़ाया जाता है, ताकि हमें प्राकृतिक पर्यावरण की जानकारी हो। किसकी जानकारी हो? प्राकृतिक पर्यावरण। और प्राकृतिक पर्यावरण में मैंने आपको अच्छे से बताया था कि प्राकृतिक पर्यावरण में वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, जैव मंडल, ये सारी चीज़ आ जाती है। इसके अलावा हमें अपने आसपास के पर्यावरण, वातावरण और भौगोलिक संरचनाओं की भी जानकारी होती है, तो पर्यावरण भी पढ़ाया जाता है। तो कहने का मतलब ये था कि पर्यावरण के अंदर का पर्यावरण का स्कोप क्या है, तो आप कहोगे कि इसमें कला वर्ग के विषय भी पढ़ाए जाते हैं, इसमें विज्ञान वर्ग के विषय भी पढ़ाए जाते हैं। अगर पूछे कला वर्ग में क्या पढ़ाया जाता है, तो आप कहोगे कि इतिहास, पॉलिटी, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, भूगोल, नागरिक शास्त्र, जितने भी आपको नाम आते हैं सारे डाल दो। इसका सवाल कैसे बन सकता है? हालांकि इसका सीधा क्वेश्चन तो नहीं बनता, लेकिन कोई सामान्य क्वेश्चन बन सकता है। जैसे निम्नलिखित जैसे प्रश्न बन सकता है कि पर्यावरण का क्षेत्र है, फिर उसमें ऑप्शन आ सकते हैं कि विज्ञान वर्ग, कला वर्ग, इस टाइप से आ सकता है। या आ सकता है कि इतिहास अध्यापन के उद्देश्य क्या है, या आ सकता है पॉलिटी अध्यापन के उद्देश्य क्या है, या आ सकता है अर्थशास्त्र अध्यापन के उद्देश्य क्या है, या समाजशास्त्र के उद्देश्य क्या है, भूगोल के उद्देश्य क्या है। या पूछा जा सकता है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का क्षेत्र है या नहीं है, उसमें से ये 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऐसा कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है। ये बात तो थी आपके कला वर्ग की, आप इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब मैं बात करूंगा आगे विज्ञान वर्ग की, कि विज्ञान वर्ग के कौन कौन से विषय हमें पढ़ाए जाते हैं और क्यों पढ़ाए जाते हैं। देखिए,
जहाँ तक विज्ञान वर्ग की बात है तो विज्ञान वर्ग के विषय भी पढ़ाए जाते हैं। देखिए जिसमें कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं। सबसे पहली बात रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, किस उद्देश्य के लिए पढ़ाया जाता है, तो आप कह सकते हो कि विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं जो है, चाहे वो ओजोन के क्षरण हो आपके, चाहे वो आपकी जलवायु परिवर्तन हो, चाहे वो आपकी अम्ल वर्षा हो, चाहे आपके कोरल ब्लीचिंग हो, चाहे वो आपके मरुस्थलीकरण हो, चाहे वो आपके विभिन्न प्रकार के यूं कहिए कि प्रदूषण हो, इन सब के पीछे कौन से केमिकल जिम्मेदार है, किस प्रकार से वो सारी समस्याएं उत्पन्न हुई है, किस तरह से ओजोन क्षरण को रोका जा सकता है, तो ये सारा अध्ययन किस में होता है, रसायन शास्त्र में होता है। क्योंकि अपने को पर्यावरणीय समस्या तो दिखती है, लेकिन उस पर्यावरणीय समस्या के पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है, इस कारण का पता कौन लगाता है, रसायन शास्त्र पता लगाता है। जैसे ग्लोबल वार्मिंग हुआ तो ग्लोबल वार्मिंग तो फिर पता कौन लगेगा, रसायन शास्त्र हमें अध्ययन करके बताएगा कि किस तरह से ग्रीन हाउस गैसेज होती है, किस तरह से उनका निष्कर्षण होता है, किस तरह से वो केमिकल रिएक्शन करती है एटमॉस्फेयर में, उनको कैसे रोका जा सकता है, उनका अल्टरनेटिव क्या होता है कि उनको यूज़ करके अपन उस समस्या पर नियंत्रण स्थापित कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि रसायन शास्त्र के जरिए हम विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय क्षरण की जो समस्या होती है उनके ऊपर निजात पा सकते हैं। तो रसायन शास्त्र में ये बताया जाता है। इसके अलावा हम भौतिक विज्ञान भी पढ़ते हैं, फिजिक्स जैसे कहते हैं। भौतिक क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि विभिन्न प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं हो, चाहे भौगोलिक समस्याएं हो, जैसे मैं अभी आपको एक बात बताता हूँ, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समस्या, चुंबकीय एक पृथ्वी का चुंबकत्व की एक समस्या आई थी अभी कि दक्षिणी जो अटलांटिक महासागर है वहाँ पे कई सैटेलाइट काम करना बंद कर दिया। तब फिजिक्स वाले जो लोग थे उन्होंने पता लगाया था कि किस तरह से धरातल के कोर के अंदर से हलचल बंद हुई और ऊपर से सैटेलाइट ने काम करना बंद कर दिया। तो विभिन्न प्रकार की जब ऐसी भूभौतिकी की समस्याएं आती है तो इन भूभौतिकी की समस्याओं का पता कौन लगाता है, फिजिक्स वाले लगाते हैं। विभिन्न प्रकार की ऐसी समस्याओं का पता लगाने का काम कौन करता है, फिजिक्स करता है, इसलिए फिजिक्स भी पढ़ाया जाता है। इसके साथ साथ में आपके वनस्पति शास्त्र, बोटनी पढ़ाई जाती है जिससे विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों का ज्ञान हो। इसके अलावा आपके जंतु शास्त्र भी पढ़ाया जाता है। जंतु शास्त्र क्यों पढ़ाया जाता है, जिससे कि विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं की जानकारी हो। इसके अलावा भी हमें गणित भी पर्यावरण के अंदर सामान्य पढ़ाया जाता है। क्यों पढ़ाया जाता है, क्योंकि बच्चे जो है वो विभिन्न प्रकार की कैलकुलेशन करने में एक प्रकार से माहिर हो। क्यों, क्योंकि जब तक कैलकुलेशन नहीं होगा तब तक साइंस के अन्य कोई भी शास्त्र काम नहीं कर सकते, ना फिजिक्स कर सकता, ना आपके रसायन शास्त्र कर सकता। तो गणित भी पढ़ना पड़ता है। इसके अलावा भूगर्भ शास्त्र भी, जियोलॉजी जिसे कहते हैं, ये भी पढ़ाया जाता है। भूगर्भ शास्त्र क्या होता है, ये होता है धरातल के अंदर की बातों का पता लगाना। तो कहने का मतलब ये होता है कि सारी छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी के लिए विज्ञान वर्ग के विषय भी पढ़ाए जाते हैं और आपके कला वर्ग के विषय भी पढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार से कला वर्ग और विज्ञान वर्ग दोनों के विषय पर्यावरण में पढ़ाए जाते हैं। तो आप इसको यूँ लिखिए कि पर्यावरण का जो स्कोप है, पर्यावरण का जो क्षेत्र है, इसमें आप परिभाषा क्या लिखोगे, परिभाषा ये लिखोगे कि किसी भी विषय को किस स्तर का पढ़ाया जाए और उस विषय में कौन कौन से विषय और पढ़ाया जाए, किस लेवल का पढ़ाया जाए और किसमें क्या पढ़ाया जाए, ये पर्यावरण का क्षेत्र कहलाता है। तो जब जहाँ तक बात आती है कि क्या पढ़ाया जाए पर्यावरण के अंदर, तब हमने इसका उत्तर तलाशा और इसका उत्तर निकला कि कला संकाय के विषय अर्थात सामाजिक भी पढ़ाई जाए इसके अंदर, और साथ में क्या पढ़ाया जाए, विज्ञान भी पढ़ाया जाए। इसके कौन कौन से विषय पढ़ाए जाए जिसका जिक्र हमने थोड़ी देर पहले कर लिया। अब बात आती है कि किस स्तर का पढ़ाया जाए। ध्यान से समझते रहना विद्यार्थियों, एक एक चीज़ आपके समझ में आ जाएगी। किस स्तर का पढ़ाया जाना चाहिए। अब इस बात के ऊपर अगर अपन चर्चा करें कि पर्यावरण क्षेत्र, पर्यावरण का जो स्कोप है, इसमें दो चीज़ें छुपी हुई है। पहली छुपी हुई है कि क्या पढ़ाया जाना चाहिए। इसका उत्तर हमने तलाश लिया कि कला, सामाजिक संकाय के इतिहास, अर्थशास्त्र वगैरह पढ़ाए जाने चाहिए, साथ में विज्ञान संकाय के भी विषय पढ़ाए जाने चाहिए। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर तलाश करते हैं कि किस स्तर का पढ़ाया जाना चाहिए। तो अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के जवाब की कि किस स्तर का पढ़ाया जाना चाहिए, किस स्तर का।
अब आप फिजिक्स पढ़ा रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो, बच्चों को बड़े बड़े थ्योरम तो बता नहीं सकते, सीधी सी बात है। तो फिर बात ये आती है कि किस लेवल का पढ़ाया जाए। आप इस त्रिभुज को अच्छे से समझना। इस त्रिभुज के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ L1 L2, ऊपर जाते हैं तो सेकंड ग्रेड आ जाता है, मतलब 10th तक की क्लासेस। ऊपर जाता हूँ फर्स्ट ग्रेड आ जाता है 12वीं तक की क्लासेस। उसके ऊपर जाता हूँ तो मैं आपके BCom BA BSc लिख लेता हूँ। उसके ऊपर चला जाता हूँ तो मैं MA लिख लेता हूँ, MCom MSc। उसके ऊपर PhD लिख लेता हूँ। अब देखिए आप जैसे जैसे इस त्रिभुज के ऊपर जाओगे वैसे वैसे त्रिभुज संकीर्ण होता जाता है, छोटा हो जाता है। आधार बड़ा चौड़ा है इसका और टॉप इसका संकीर्ण है। इसका क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि L1 और L2 में जब बच्चे होते हैं, 8वीं तक जो बच्चे होते हैं प्राइमरी और अपर प्राइमरी में, प्राइमरी और अपर प्राइमरी के जो 8वीं तक के जो बच्चे हैं, ये बच्चे आपके 3 भाषाएं पढ़ाई जाती है इनको, साथ साथ में इनको गणित भी पढ़ाई जाती है, साथ में इनको आपके यूँ कहिए कि पर्यावरण पढ़ाई जाती है, और पर्यावरण के अंदर भी इनको साइंस भी होती है और आपके सामाजिक भी होती है। जैसे ही बच्चा 10th में आता है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी ये ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट होते हैं लेकिन थोड़े से कम कर दिए जाते हैं। दो यहाँ पे आपके भाषाएं तो रहेगी, तीनों भाषाएं रहेगी, साथ में आपकी एक गणित रहेगी, एक विज्ञान रहेगी और एक सामाजिक रहेगी। 5 विषय हो जाते हैं यहाँ पे। उसके ऊपर 12वीं आती है तो 12वीं में 2 भाषाएं हो जाती है और 3 ऑप्शनल हो जाते हैं, 2 ऑप्शनल हो जाते हैं, 2 भाषाएं और 3 ऑप्शनल, तो 2 भाषाएं और 3 ऑप्शनल हो जाते हैं। मतलब यहाँ पे टोटल 6 थे और यहाँ घट के आपके विषय हो गए 5। उसके ऊपर जैसे ही आप जाओगे BA में, BCom में आपके पास 3 विषय हो जाते हैं। और मतलब देखते जाइए आप, यहाँ आपके पास काफ़ी कुछ था, फिर धीरे धीरे घटते गए। MA में आपके पास 1 सब्जेक्ट रह जाता है और जैसे PhD में जाओगे तो 1 टॉपिक हो जाता है आपके पास। ध्यान से समझना कि अब देखिए उम्र बढ़ती जाती है, लेकिन देखना कि 8वीं तक के बच्चों को बहुत कुछ पढ़ाया जा रहा है। गणित भी है, विज्ञान भी है, 3 भाषाएं भी हैं, सामाजिक भी है, सब कुछ पढ़ाया जा रहा है। फिर 8वीं के बाद देखते जाओ स्तर घटता जाएगा। बच्चे को 6 विषय पढ़ाए जाते हैं 9वीं 10वीं में, फिर 12th आता है 5 विषय आ जाते हैं, फिर जैसे स्नातक आता है 3 विषय आते हैं, जैसे परास्नातक आता है 1 विषय आता है, PhD में 1 विषय का भी एक टॉपिक आता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पर जैसे 3 विषय थे तो MA में 1 विषय हो जाता है और PhD में उस 1 विषय का 1 टॉपिक होता है। तो अब आप समझ सकते हो कि अब किस स्तर का होगा कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे विषय की गहराई बढ़ती जाती है, डेप्थ में पढ़ाया जाता है। जैसे 6ठी क्लास में ये बताया जाएगा कि मेवाड़ राज्य था, एक क्षेत्र था और मुख्य मुख्य शासकों के नाम आएंगे। जैसे ही अपन 10वीं में आएंगे तो थोड़े बहुत उन शासकों की डिटेल आएगी। 12th में आएंगे तो उन शासकों का एक पूरा पाठ होगा। BA BCom में जाएंगे तो उन शासकों के कार्यों के पाठ होंगे। लेकिन जैसे ही आप PhD करोगे तो उस समय उन कार्यों के ऊपर समीक्षा करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब ये था कि ये सारी चीज़ें होती कि जैसे जैसे आप ऊपर के लेवल की ओर जाते हो वैसे वैसे टॉपिक छोटा होता जाता है और ज्ञान की गहराई बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे जैसे नीचे की ओर आओगे वहाँ गहराई बहुत ही कम होती है, बहुत ही सामान्य होती है। लेकिन गहराई तो सामान्य होती है लेकिन क्षेत्र विस्तृत होता जाता है। ध्यान से समझना कि PhD वाले का क्षेत्र छोटा है, यहाँ पे वो एक टॉपिक पर ही बात करेगा लेकिन बहुत गहराई से बात होगी, उसके लिए गहराई बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन जो नीचे के लेवल है यहाँ का क्षेत्र तो विस्तृत है। क्षेत्र विस्तृत का क्या मतलब है, इसमें बहुत सारे विषय पढ़ाए जा रहे हैं लेकिन इनकी गहराई बहुत कम होती है। लेकिन जैसे आप 10वीं क्लास पे आओगे यहाँ विषय थोड़े कम हो जाते हैं लेकिन गहराई थोड़ी बढ़ जाती है। उसके बाद जैसे 12th पे आते हैं गहराई बढ़ जाती है, विषय कम हो जाते हैं। स्नातक में आते हैं गहराई और बढ़ जाती है, विषय कम हो जाते हैं। परास्नातक में आते हैं गहराई बढ़ जाती है, विषय कम होते जाता है। PhD में आते हैं गहराई बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और विषय सबसे छोटे हो जाते हैं। तो देखिए आप, हम बात कर रहे हैं कि पर्यावरण को किस स्तर का पढ़ाया जाता है, तब हम कहेंगे कि अत्यंत सामान्य स्तर का पढ़ाया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीजें बच्चे को बताई जाती है ताकि बच्चा है वो हर क्षेत्र के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी हासिल कर सके। 8वीं तक के बच्चे को हर विषय की छोटी छोटी जानकारी जो है वो दी जाती है। इस बात को यहाँ थोड़ा सा और एक्स्ट्रा से समझना आप कि
छोटे छोटे बच्चों को हर विषय की जानकारी दी जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये विद्यार्थियों कि जब किसी क्षेत्र में या जब किसी लेवल पर किसी कक्षा में हर विषय की छोटी छोटी जानकारी दी जाती हो तो उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अर्थात समाकलित अध्ययन। क्या कहते हैं? समाकलित अध्ययन कहते हैं। समाकलित अध्ययन का क्या मतलब हुआ कि जब हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है वो किसी स्तर पर दी जाती है तो उसे समाकलित अध्ययन कहा जाता है। और यहाँ पर पर्यावरण में भी समाकलित अध्ययन अपनाया गया है कि हर विषय की थोड़ी थोड़ी जानकारी हर बच्चे को देना ताकि बच्चों को हर सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो जाए। तो समाकलित अध्ययन क्या होता है कि कम गहराई की सामान्य जानकारी और अधिक विस्तृत सब्जेक्ट्स को या अधिक विस्तृत क्षेत्रों को देते हुए देना, ये समाकलित अध्ययन होता है। तो देखिए विद्यार्थियों, अब बात आती है अगर समाकलित अध्ययन आपसे कोई एक शब्द में पूछे कि समाकलित अध्ययन क्या होता है। समाकलित अध्ययन में आप ये कहोगे कि समाकलित अध्ययन का मतलब ये होता है कि जब किसी कक्षा में या जब किसी स्तर पर एक साथ कई विषय या कई क्षेत्र पढ़ाए जाते हो, कई विषयों को सम्मिलित रूप से पढ़ाया जाता हो तो उसे समाकलित अध्ययन कहते हैं। खास बात क्या होती है? औसत स्तर पढ़ाया जाता है, बहुत ही सामान्य स्तर का ज्ञान दिया जाता है। यूं कहिए कि केवल विषयों का परिचय ही कराया जाता है, गहराई से अध्ययन नहीं होता, गहराई से समाकलित अध्ययन नहीं होता। समाकलित अध्ययन हमेशा सामान्य होता है, तो औसत स्तर का अध्ययन करवाया जाता है। अब आप कह सकते हो क्या पर्यावरण अध्ययन में समाकलित अध्ययन हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्यों? क्योंकि पर्यावरण में साइंस के विषय भी है, सामाजिक के भी विषय है, सारे विषय पर्यावरण अध्ययन में एक प्रकार से छोटे छोटे रूप में सम्मिलित है। इसलिए हम कहते हैं कि समाकलित पर्यावरण अध्ययन जो है वो एक प्रकार से इसका उपयोग कर रहा है। इसका अपन थोड़ा सा आगे और डिटेल में पढ़ेंगे। तो मैं एक बार पुनः आपको इन सारी चीजों पे वापस ले आता हूं। हम पढ़ रहे थे पर्यावरण के क्षेत्र, हाँ पर्यावरण के क्षेत्र पढ़ रहे थे, पर्यावरण का स्कोप पढ़ रहे थे। मैंने आपको बताया था कि पर्यावरण के स्कोप का मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो सवालों के जवाब तलाशने हैं। किसी भी विषय के स्कोप से तात्पर्य ये होता है कि किसी विषय को किस स्तर का पढ़ाया जाए और उसमें क्या क्या पढ़ाया जाए, ये क्षेत्र में तय होता है। तो जब पर्यावरण की स्कोप की बात आएगी तो हम कहेंगे कि पर्यावरण को किस स्तर का पढ़ाया जाए और पर्यावरण के अंदर क्या क्या पढ़ाया जाए। और जब इसका अपन डिटेल से आंसर निकालेंगे तो हम पर्यावरण के क्षेत्र को पकड़ लेंगे। अब देखिए, फिर हमने डिटेल से आंसर निकालने के लिए एक एक के ऊपर हम आगे बढ़े कि पर्यावरण के क्षेत्र क्या होता है। तब आप कहोगे कि पर्यावरण को किस स्तर का पढ़ाया जाए और पर्यावरण में क्या पढ़ाया जाए। अब दोनों की आंसर ही इसका स्कोप है। पर्यावरण का क्या पढ़ाया जाए, तब हमने ये कहा कि पर्यावरण के अंदर आपके कला भी पढ़ाई जाए, सामाजिक भी पढ़ाई जाए और आपके विज्ञान भी पढ़ाया जाए। सामाजिक में पढ़ाएंगे तब उसमें इतिहास भी आएगा, पॉलिटी भी आएगा, करंट अफेयर भी आएगा, नेचुरल साइंस भी आएगा, अर्थशास्त्र भी आएगा, समाजशास्त्र भी आएगा, भूगोल भी आएगा, ये भी पढ़ाया जाए। और साथ में और क्या पढ़ाया जाए, और विज्ञान भी पढ़ाया जाए जिसमें रसायन, भौतिक, वनस्पति, जंतु, ये सारी चीजें, भूभौतिकी की समस्या, भूगर्भ शास्त्र, ये सारी चीजें पढ़ाएंगे। तो ये तो हो गया कि पर्यावरण के अंदर क्या पढ़ाया जाए। तो पर्यावरण में अंदर क्या पढ़ाया जाए, तो यहाँ पर एक अपना टॉपिक जो तैयार होता है वो होता है कि पर्यावरण का अन्य सामाजिक विषयों के साथ में क्या संबंध है। उसके बाद में दूसरा प्रश्न जो पॉइंट जो था वो था कि किस स्तर का पढ़ाया जाए। तो किस स्तर का पढ़ाया जाए, तब हमें न पीएचडी स्तर का पढ़ाना है, न परास्नातक का पढ़ाना है, न ही हमें स्नातक का पढ़ाना है, न हमें 12th 10th का पढ़ाना है। हमें पढ़ाना है यहाँ पे बहुत ही सामान्य स्तर, और सामान्य स्तर को छूते हुए विभिन्न विषयों को छूना, यहाँ पे हर विषय का परिचय कराना है। और यहाँ से जो शब्द निकल कर आता है वो आता है समाकलित पर्यावरण अध्ययन। क्या आता है, इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट स्टडी, समाकलित पर्यावरण अध्ययन। तो समाकलित पर्यावरण अध्ययन क्या होता है, तब आप आराम से कह सकते हो कि पर्यावरण अध्ययन के अंदर विभिन्न प्रकार के कला संकाय और विज्ञान संकाय के विषयों का सामान्य अध्ययन करवाया जाता है। विशिष्ट अध्ययन नहीं, सामान्य अध्ययन करवाया जाता है। उससे समाकलित पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि हर बच्चे को हर विषय की छोटी छोटी जानकारियां देना, उस विषय की उपयोगिता बताना, उस विषय के बारे में एक प्रकार से सामान्य जानकारी देना। और इसी थीम को हम क्या कहते हैं, समाकलित पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। तो
पर्यावरण का क्षेत्र हम अगर डिटेल से पढ़ते हैं तो हमारे यहाँ पर हमें इन दोनों प्रश्नों का जवाब मिल जाता है। तो अब आप देख सकते हो यहाँ पे हमने ये देख लिया था, इसके अलावा हमने ये देख लिया था, इसके अलावा पर्यावरण क्षेत्र, वापस वही बात, क्षेत्र में दो चीज़ें होती हैं कि क्या पढ़ाया जाए, तो हमने इन दोनों का उत्तर तलाश लिया, और किस स्तर का पढ़ाया जाए इसमें हमने समाकलित पर्यावरण अध्ययन की बात कर ली, इस चार्ट को समझा था। अब यही समझिए कि विभिन्न विषयों को जब एक साथ सामान्य स्तर पर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इसी को हम क्या कहते हैं, समाकलित अध्ययन कहते हैं। तो विद्यार्थियों, उम्मीद कर रहा हूं कि समाकलित अध्ययन आपको समझ में आ गया होगा और पर्यावरण का अपने अन्य विषयों के साथ क्या क्या संबंध है ये बात भी समझ में आ गई होगी। इसके अलावा कुछ बिंदु, अब इसका एक प्रश्न पिछले एग्जाम्स में पूछा गया है, उस प्रश्न पे मैं आपको लाना चाहूँगा। तो अब देखिए, इसको मैं वापस एक बार बता देता हूँ। क्षेत्र संकल्पना हो जाती है, पर्यावरण अध्ययन का महत्व हो जाता है, समाकलित पर्यावरण अध्ययन हो जाता है। क्या है समाकलित पर्यावरण अध्ययन? तब आप कहोगे कि पर्यावरण के अंदर विभिन्न विषयों को जिसमें कला वर्ग के विषय भी शामिल है, मैंने बता दिए थे, साइंस के विषय भी शामिल है, मैंने बता दिए थे, उन सारे विषयों का सामान्य तौर पर सामान्य ज्ञान के साथ में अध्ययन करवाना, ताकि उस लेवल पर बच्चों को हर एक छोटे से सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो जाए। तो उसको हम क्या कहते हैं, समाकलित पर्यावरण अध्ययन कहते हैं। ये देख लिया था, पर्यावरण अध्ययन देख लिया था, इसके अलावा विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ इनके अंतर समझ आज देख लिए और शिक्षण की समस्याएं देख ली थी। अब अगला जो चैप्टर होगा उसमें हम अधिगम के सिद्धांत और ये छोटे छोटे पॉइंट देखेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन जो कुछ पूछा गया था, इस क्वेश्चन के बारे में मैं आऊँगा। चूँकि एक परिभाषा पूछी गई थी, तो परिभाषा पूछी गई थी तो इसमें तो क्या ना, मैंने आपको स्टार्टिंग में कह दिया था कि एक आधी परिभाषा हमेशा रहती है, तो ज़्यादा लोड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप पिछले अगर 4 सालों के पेपर एनालिसिस करोगे तो मुश्किल से 1 या 2 परिभाषाएं पूछी गई है। 8 से 9 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप अपनी समझ के आधार पे कर सकते हो। एक आधा परिभाषा का सवाल रहता, तो क्या पूछा है इसको भी अपने को देख लेना चाहिए। इन्होंने कहा है कि नेचुरल साइंस जो है, विज्ञान प्राकृतिक विषय का व्यवस्थित ज्ञान और धारणाओं के मध्य संबंधों का तार्किक अध्ययन है। बहुत ही सामान्य बात करिए। इन्होंने कहा है कि विज्ञान क्या है, एक प्रकार का लॉजिकल स्टडी करता है। क्योंकि देखो, एक इलॉजिकल बात होती है जो बिना तथ्यों के साथ ही बात कर दी जाती है। जब आप कुछ फैक्ट फिगर के साथ बात रखते हो, जब आप किसी प्रयोग के साथ बात रखते हो, जब आप किसी साक्ष्य के साथ बात रखते हो, तो हम उसे लॉजिकल बात कहते हैं। और विज्ञान हमेशा कैसी बात करता है, तार्किक बात करता है, बिना तर्क के बात नहीं होती। जब भी कोई आपके लैबोरेटरी से सिद्धांत निकलता है तो उसके पीछे हजारों प्रूफ होते हैं, हजारों तर्क होते हैं, और जब कोई बात तर्क से निकलती है तब हम उसे क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। बहुत ही सामान्य बात है। अब बात ये कि परिभाषा किसने दी, चलो उससे पहले समझते हैं एक एक के बारे में। ये जो JW सुल्लिवन थे, सुल्लिवन ने क्या कहा था? सुल्लिवन ने एक शब्द दिया था, सत्यता, ट्रुथ। उन्होंने कहा था कि सत्यता का दूसरा नाम विज्ञान है। मतलब ये हुआ कि विज्ञान वो है जो सत्य है। विज्ञान विभिन्न प्रकार की लैबोरेटरी वगैरह में खोजें करके निष्कर्ष पर आता है और वो बात सत्य होती है, तो सत्यता ही विज्ञान है। तो इनकी जितनी भी बड़ी परिभाषा है उसमें आपको एक शब्द याद रखना है, वो रखना है कौन सा? सत्यता। इसमें सत्यता कहीं पर भी नहीं लिखा है, इन्होंने लिखा है तार्किक अध्ययन। अगर ये आता है कि विज्ञान वो है जो सत्यता के मानकों पर खरा उतरे, तो सुल्लिवन आ जाता। यहाँ पे वो बात नहीं लिखी गई, मतलब इसका उत्तर ही ये सुल्लिवन तो नहीं हो सकता। दूसरा है कार्ल पोपर। पोपर ने क्या कहा था? पोपर ने ये कहा था कि विज्ञान क्या है? विज्ञान वो है जो आपके एक प्रकार से विभिन्न प्रकार के प्रमाण, विभिन्न प्रकार के अनुभव, साक्ष्य के सहारे, प्रैक्टिकल के सहारे कोई नई भविष्यवाणी कर सके या अपने अनुभव के आधार पर नई भविष्यवाणी कर सके। भविष्यवाणी का मतलब ये होता है कि यूं कहिए कि आप भविष्य की किसी भी बात कह सके कि ऐसा होने वाला है, अगर ऐसा ही चलता है ऐसा हो सकता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि प्रमाण, अनुभव और साक्ष्यों के आधार पर अगर आगामी बातें बता सके तो उसे हम विज्ञान कहते हैं। तो कार्ल पोपर का मतलब ये अनुभव, प्रमाण और साक्ष्यों के आधार पर था, जबकि इनका सत्यता के आधार पर था। ये दोनों ही नहीं होगा। लॉजिकल की बात किसने की? तीसरा नाम आता है ब्लूम का। ब्लूम ने, आपको पता होगा, संज्ञानात्मक विकास और उसकी बात की थी, तो इसका उनसे संबंध नहीं है। उसके बाद ऑप्शन बचता है आपके डैम्पियर, जो कि इसका उत्तर था। और डैम्पियर ने कहा था कि साइंस इज अ लॉजिकल
स्टडी एक प्रकार से साइंस लॉजिकल स्टडी होती है और लॉजिकल बात करती है। ये एक परिभाषा पूछी थी, तो इसका ये पॉइंट था यहाँ पे। कला संकाय के विषय थे, इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब मैं वापस एक बार बता देता हूँ कि अब आपको क्या करना है। सभी विद्यार्थियों को बता दूँ कि पर्यावरण अध्ययन का ये टॉपिक यहाँ समाप्त हो जाता है। आपको अगला जो लेक्चर होगा उसमें कुछ और चीज़ें नए टॉपिक के साथ हम आएंगे। इस लेक्चर को आप आराम से नोट कर लेना कि हेडिंग दे देना पर्यावरण की का नेचर क्षेत्र, और परिभाषा लिख लेना कि किसी भी विषय का क्षेत्र 2 प्रश्नों के जवाब तलाशता है, जिसमें एक सवाल है कि इस विषय में क्या पढ़ाया जाए और दूसरा सवाल है कि उस विषय में किस स्तर का पढ़ाया जाए। उसी भांति पर्यावरण के अंदर क्या पढ़ाया जाए और पर्यावरण में किस स्तर का पढ़ाया जाए, यही पर्यावरण का क्षेत्र होता है। फिर आ जाना कि क्या पढ़ाया जाए, और फिर उसमें लिखना क्या पढ़ाया जाए, उसमें लिखना कि पर्यावरण में विज्ञान भी पढ़ाया जाता है और कला भी पढ़ाया जाता है। फिर विज्ञान में क्या पढ़ाया जाता है, कला में क्या पढ़ाया जाता है, जैसा कि मैंने पीछे लिखा है, उसको आप पॉइंट टू पॉइंट नोट कर लेना। फिर दूसरा पॉइंट लिखना आगे, ये जैसे खत्म हो जाता है, फिर लिखना कि किस स्तर का पढ़ाया जाए, और उसमें लिखना एक ये 2 त्रिभुज वाला पूरा पॉइंट लिख लेना, और लास्ट में लिखना कि सभी विषयों को सामान्य स्तर का पढ़ाया जाए, और फिर नीचे लिखना कि सभी विषयों का सम्मिलित रूप से सामान्य स्तर पर अध्ययन करवाना ही समाकलित पर्यावरण अध्ययन कहलाता है। और कुछ बची खुची बातें अगले लेक्चर में आएगी, तब तक मस्त पढ़ते रहिए, और निश्चित रूप से आपको फ़ायदा हो रहा होगा। हर एक चीज़ को मैं अच्छे से समझा रहा हूँ। साथ में कोई भी किताब, आप मुझे बार बार ये मत पूछिए कौन सी किताब पढ़ें, अब इनकी कोई ऑथेंटिक गाइड किताबें नहीं आती। कोई भी गाइड लेके आप जैसा मैं पढ़ा रहा हूँ वैसा आप उसके साथ साथ एक बार देखते रहोगे तो आपका फंडा क्लियर होता जाएगा। प्रैक्टिस साथ में करते रहो, जैसे यूनिट पूरी हो जाएगी उसके बाद मैं भी प्रैक्टिस करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट, अच्छे रहिए, मस्त रहिए और